Jai Hind student, welcome to my YouTube channel Mr. Solution First. I'm Deepak and today we discuss about the next topic of the कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग के नेक्स्ट टॉपिक के पर हम लोग आज बात करेंगे। जो कर्व ट्रेसिंग का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो कर्व ट्रेसिंग ही है इन पोलर फॉर्म। हमने पिछली वीडियो में कर्व ट्रेसिंग का कार्टेशियन फॉर्म देखा था और उसके प्रॉब्लम को देखा था। आज हम लोग पोलर फॉर्म को देखेंगे और उसके प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरीके से पोलर फॉर्म के कर्व ट्रेसिंग को करते हैं एंड उनके वीडियोस को एंड इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास पोलर फॉर्म के कर्व ट्रेसिंग में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिसिटी क्या होती है, पोलर फॉर्म को किस तरीके से सिमेट्रिक हम लोग दिखाते हैं। सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन, पहला पॉइंट उसमें होता है सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन। कोई भी कर्व इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक कब होता है, किस तरीके से निकालते हैं उसकी सिमेट्रिसिटी, वो हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा सिमेट्रिक अबाउट पोल, कि पोल के अकॉर्डिंग पोल के थ्रू जो हमारे पास कर्व होता है वो सिमेट्रिक कब होता है वो देखेंगे। थर्ड पॉइंट है सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि कोई भी कर्व जो है वो परपेंडिकुलर हो इनिशियल लाइन के और पोल से पास हो तो किस तरीके से सिमेट्रिसिटी होती है वो चेक करेंगे। तो पहले पॉइंट पे मैं आता हूँ, सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। ऑन रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें एंड द इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड, और इक्वेशन क्या हो आपके पास अनचेंज्ड हो, तो ऐसे केस में जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन होगा। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर r इज इक्वल टू ए, एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिया हुआ r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अगर मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करूं तो कॉस माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा। सो r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा इज अ कर्व विच इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन इन पोलर फॉर्म। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक अबाउट पोल। किसको सिमेट्रिक अबाउट पोल बोलते हैं? इफ द पावर ऑफ आर इवन, मतलब जो पावर हो r का, जो r हमारे पास स्मॉल r मिलता है इसमें पोलर फॉर्म में, रेडियस वाला जो होता है, मतलब जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिखाते हैं हम लोग, वो जो हमारे पास आता है उसकी अगर वैल्यू, उसका जो पावर हो वो क्या हो, इवन हो, तो उस केस में ये सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, हमारे पास पोल होता है। सो सिमेट्रिक अबाउट पोल के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर का पावर इवन मिलना चाहिए। तो आप देखो आर का पावर यहाँ पे इवन दिख रहा है आपके पास, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो आर का पावर 2 है, इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट पोल होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल। एक ऐसी लाइन के सिमेट्रिक होगा जो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इनिशियल लाइन पर एंड जो कहां से पास हो रहा होगा, पोल से पास हो रहा होगा। वो कैसे मिलेगा हमारे पास, बाई चेंजिंग थीटा बाई माइनस थीटा एंड आर बाई माइनस आर, द इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड। अगर थीटा को माइनस थीटा से आप रिप्लेस करते हो एंड आर को माइनस आर से आप रिप्लेस करते हो तो जो इक्वेशन हो वो अनचेंज्ड हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आर को माइनस आर से रिप्लेस करें तो भी ये आर स्क्वायर ही रहेगा एंड थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो भी ये कॉस 2 थीटा ही रहेगा। तो इक्वेशन हमारे पास क्या मिलेगा, अनचेंज्ड। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस कॉस 2 माइनस थीटा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 2 थीटा वापस मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास है कर्व अनचेंज्ड आया, मतलब इक्वेशन जो है वो अनचेंज्ड मिला। इट मींस इट इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल हमारे पास मिलेगा। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स होते हैं पोलर फॉर्म में कर्व ट्रेसिंग के लिए, कि ये तीनों पॉइंट। अच्छा, कर्व ट्रेसिंग में आप अगर देखोगे तो जो ये तीनों पॉइंट किसी भी कर्व के लिए मिल सकते हैं। कोई भी कर्व हमारे पास इनिशियल लाइन से भी पास हो सकता है, पोल से भी पास हो सकता है एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन पासिंग थ्रू द पोल भी हो सकता है। जैसे मैं अगर इस एग्जांपल को लूं, जो अभी हमने थर्ड एग्जांपल लिया हुआ है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस कॉस 2 थीटा is a symmetric about initial line and it is symmetric about pole and it is symmetric about line perpendicular to the initial line and passing through the pole। तो ये सो नेक्स्ट इज हमारे पास टेंजेंट एट पोल। अब टेंजेंट एट पोल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो टेंजेंट एट पोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 0 द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा गिव्स द टेंजेंट एट पोल। आर की वैल्यू 0 पुट करने के बाद थीटा की जितनी भी रियल वैल्यूज मिलती हैं उन सारी रियल वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सारी रियल वैल्यूज क्या रखेंगे, टेंजेंट देंगे हमारे पास एट पोल पर। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूं, अगर थीटा इज इक्वल टू आपको 0 पुट करें
तो आर की वैल्यू जो भी मिलेगी वो एक्स एक्सिस को दिखाती है। किसको दिखाती है? एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन को मिलेगी। थीटा इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा। सिमिलरली ऐसे ही आप थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करो तो आपके पास जो भी एक्स वैल्यू मिलेगी आर की वो वाई एक्सिस के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व भी हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। When theta is equal to 0, we can find the value of r, and if we put theta is equal to pi by 2 and we find the value of r again, so that is your x-axis and that is your y-axis. Okay, so हम लोग इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जब हम लोग टेंजेंट एट पोल सॉल्व करते हैं तो उसी में हम लोग थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करके एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करके वहां पर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टेबल। टेबल क्या होता है हमारे पास? प्रिपेयर टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ थीटा बाय करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आर। हम लोग टेबल को प्रिपेयर करते हैं फॉर द ग्राफ के लिए कि अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो उसमें आर की किन किन वैल्यूज के लिए थीटा क्या क्या मिलेगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं? उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से एंड ऊपर लिखते हैं आर, हमारे पास आर आता है एंड नीचे इस थीटा। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आर की सर्टेन वैल्यूज को पुटअप करते हैं एंड जो भी सर्टेन वैल्यूज आती है उनके थ्रू जो भी थीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, जितने भी आप चाहो आप निकाल सकते हो। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप सॉल्व करोगे जिससे कि आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओ। सो हम लोग यहाँ से टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं आर के सर्टेन वैल्यूज के लिए। ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे जिससे हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू थीटा की वैल्यूज मिले, जैसे थीटा पाई बाई 4 मिले, थीटा 3 पाई बाई 4 मिले, थीटा हमारे पास पाई बाई 2 मिले, थीटा हमारे पास पाई बाई 6 मिले। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ये टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द कर्व क्या होता है? जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो रीजन निकाला जब कार्टेशियन फॉर्म में, तो वहां पर लिखा था कि जो रीजन होता है इन विच द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट लाई, ऐसा रीजन फाइंड करते हैं जहां पर कि कर्व हमारे पास लाई नहीं करता। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी हम लोग यूज करते हैं। इफ फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ थीटा आर स्क्वायर इज नेगेटिव द कर्व डज नॉट लाई। मतलब कहने का हुआ कि अगर आप ऐसी सर्टेन वैल्यू कुछ वैल्यू लो आप थीटा की जिस पर आर हमारे पास क्या मिले? नेगेटिव मिले, जिससे कि कर्व हमारे पास लाई ना करे। सो हम लोग अगर देखें यहां से तो आर स्क्वायर अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो आर की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा? हमारे पास इमेजिनरी मिलेगा। सो आर की वैल्यू अगर इमेजिनरी मिल रही है इसका मतलब कि वो कर्व जो होगा हमारे पास वो डज नॉट लाई होगा, उस रीजन में लाई नहीं करेगा। मतलब उस रीजन को हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि ग्राफ में हम लोग हमेशा रियल वैल्यू को ही ड्रॉ करते हैं। सो हम लोग यहां से ऐसे रीजन्स को फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास आर स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू दे। ठीक है, जब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ट्रेस कर लेंगे, तीन सारे पॉइंट्स को निकाल लेंगे तो इनको थ्रू द पॉइंट्स ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद जो भी मिलेगा वो कर्व ट्रेसिंग ऑफ द पोलर फॉर्म होगा इक्वेशन का, कर्व का। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इस पर और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम है। हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे कि ट्रेस द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। हमारे पास जो प्रॉब्लम दिया हुआ है कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा को ट्रेस करिए और ट्रेस करके बताइए कि इसके कैसे डायग्राम या किस तरीके से ये बनेगा। सो हम लोग देखिए सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन की बात करें तो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन एज इक्वेशन डज नॉट कंटेन चेंज बाय रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा। हम लोगों ने पढ़ा अभी डेफिनेशन में कि जो थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें और इक्वेशन अनचेंज रहे, तो यहाँ पे cos 2 थीटा हमने अभी देखा था कि cos 2 थीटा के केस में ये इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? पास होता है। मतलब cos 2 थीटा इज माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू इंटू cos थीटा अगेन हो जाता है वो। सो ये हमारे पास cos 2 थीटा फिर से मिल जाएगा जब हम लोग यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा की बात करेंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। तो ये इक्वेशन क्या होगा हमारे पास? अनचेंज्ड होगा। इट मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन है। सिमेट्रिक अबाउट द पोल देखते हैं, इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड ऑन रिप्लेसिंग आर बाई माइनस आर। आर को अगर माइनस आर से रिप्लेस करें या कह सकते हैं इवन पावर, तो यहाँ मीन्स इवन पावर के लिए ये क्या होगा हमारे पास? पोल के भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इवन पावर हमारे पास है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन ऑन रिप्लेसिंग थीटा माइनस थीटा एंड आर इज। ये दोनों केसेस ऊपर वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। इट मीन सिमेट्रिक अबाउट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन हमारे पास कर्व होगा। ठीक है,
तो ये सिमेट्रिसिटी के केस थे जिसको मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को आपको वहां से क्या करना है, बस समझ जाना है कि ये हमारे पास अगर इसको पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों कर्व इनिशियल लाइन के पोल के एंड पासिंग परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल भी हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टेंजेंट एट पोल, जो हम लोग देखते हैं टेंजेंट एट पोल में। तो टेंजेंट एट पोल निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, सिंपल सा r इज इक्वल टू पुटअप करते हैं r इज इक्वल टू 0। जब हम लोग r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस केस में, तो a स्क्वायर मीन्स अगर हम लोग देखें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा है। यहाँ पे r 0 पुट करेंगे तो a स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 0। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 0 किस पर होता है, हम लोग अगर पुट कर लें वैल्यू को तो ये हमारे पास मिलता है cos पाई बाई 2 पर। सो cos पाई बाई 2 हमारे पास अगर है तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, पाई बाई 4। सेम यही कंसेप्ट अगर माइनस के लिए भी अप्लाई करें तो भी होता है। सो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में क्या होता है, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू देता है। तो एग्जिस्ट करेगा आर थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस पाई बाई 4। ठीक है, सो बोथ आर रियल। ये दोनों वैल्यूज जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बोथ आर क्या हमारे पास रियल है भाई। ठीक है, हम लोग अगर एक्सेस को भी चेक कर लें एक बार, तो जैसे मैंने बताया था आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमारे पास पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालें भी किसी भी कर्व का, तो वहां पे बस थीटा इज इक्वल टू आपको पुट करना होता है 0। अगर हम लोग यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करें तो cos 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, ए स्क्वायर। मीन्स आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व का वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के लिए। ये एक्स एक्सिस के कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो कर्व होगा हमारे पास वो प्लस माइनस ए और 0 पर क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, सो एक्स एक्सिस पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए 0। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हमारे पास आता है टेबल फॉर्म करने का कंडीशन। सो टेबल हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोग रीजन निकालते हैं। पहले हमें ऐसे पॉइंट्स को चाहिए लेना होगा जो कि हमारे पास क्या दें, ऐसी वैल्यूज ले लें जिस पर हमारे पास पॉइंट एग्जिस्ट कर ना करे, वो रीजन हम लोग पहले फाइंड कर ले। तो पहले हम लोग रीजन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेबल बनाते हैं। तो जैसे मैं रीजन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, जो हम लोग यहाँ पर रीजन ले रहे हैं, तो रीजन निकालने का एक सिंपल सा कंसेप्ट हमारे पास है कि आपको ऐसे पॉइंट्स को लेना है। जैसे थीटा हमारे पास क्या मिला है रियल के लिए, पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 4। अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करूँ तो एक तो पाई बाई 4 है, दूसरा हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 पाई बाई 4। नेगेटिव पाई बाई 4 इज 3 पाई बाई 4। वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू 0 होगा, इस पर भी आर इज इक्वल टू 0। मतलब जो थीटा लाई करेगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, पाई बाई 4 एंड लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 4। लेस देन इक्वल टू की कंडीशन होगी पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा। इसके पहले लाई करेगा एंड इसके बाद लाई करेगा, इसके बीच वाले पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे क्योंकि इस पर ही 0 आ रहे हैं। तो इनके बीच में जब भी आएगा तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी। यहाँ स्टार्ट हुआ फिर बीच में आ गया फिर 0 हो गया। तो ये रीजन हमारे पास है जो लाई कर रहे हैं इधर से और इधर से, और जो इसके अंदर वाले रीजन आ रहे हैं वो लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग टेबल फॉर्म करें इस कर्व का, सो टेबल निकालने के लिए सो हम लोग यहाँ पर अब टेबल बनाएंगे। ये टेबल के लिए हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स में हम लोग इस थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे और वहां से आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 लूँ तो आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, cos 0 हो जाएगा। cos 0 1 होता है, मतलब हमारे पास आ जाएगा ए। एंड अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 लूँ तो वहां पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 लिखूं तो इस केस में ये क्या दिखाएगा हमारे पास, इमेजिनरी। अब कैसे इमेजिनरी होगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पे थीटा मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये कॉस पाई हो जाएगा, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, और ये डज नॉट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा उस केस में। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट आएंगे। अब अगर हम लोग दूसरी वैल्यू पुट अप करें 3 पाई बाई 4 जो हमने वहां पे सॉल्व करी, ये भी 0 दे देगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे पाई पुट करते हैं तो cos 2 पाई हो जाएगा, और cos 2 पाई की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू ए। सो ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जो हमने ये रीजन में क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इस इमेजिनरी रीजन पर हम लोग देखेंगे कि इस वाले पॉइंट पर कर्व जो होगा वो लाई नहीं करेगा।
सो हमने जितने भी कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट्स पढ़े थे पोलर फॉर्म के लिए वो सारी चीजें ट्रेस कर ली। अब इसको हमें ग्राफ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमारे पास हो गया। सो हम लोग देखें तो जो हमारे पास कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन है हमारे पास इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक अबाउट द पोल है, पोल से पास भी होना चाहिए, इसके सिमेट्रिक भी होना चाहिए। एंड कह रहा है कि सिमेट्रिक अबाउट द लाइन और परपेंडिकुलर, ऐसी लाइन होनी चाहिए जो इससे पास करते हुए जानी चाहिए, है ना, वो भी है हमारे पास। टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट r इज इक्वल टू 0 पर क्या दे रहा है हमारे पास, प्लस माइनस π/4। तो एक प्लस π/4 ये हो गया हमारे पास टेंजेंट। दूसरा टेंजेंट क्या बनेगा हमारे पास, इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। सो ये दो टेंजेंट आ गए। और रीजन अगर मैं कहूं तो π/4 और 3π/4 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, बन रहा है हमारे पास। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो r इज इक्वल टू, अगर ये हमारे पास 0 है, o है, तो यहां से r डिस्टेंस होगा, ये r इज इक्वल टू a मान लिया हमने, ये है, एंड r इज इक्वल टू माइनस ये हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास a0 एक पॉइंट हो गया और ये हमारे पास माइनस a0 ये दूसरा पॉइंट हो गया। सो जो कर्व है वो इन्हीं पॉइंट्स को टच करते हुए जा रहा है और ये एक टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया और ये इस तरीके से ये हमारे पास कर्व आ रहा है। सो इनके अलावा अगर मैं इस रीजन से इधर आ रहा हूँ, इस रीजन से इधर आ रहा हूँ, तो इधर सारी वैल्यू क्या बना रही है, इमेजिनरी बना रही है भाई। इस रीजन में क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने π/2 पर एक चेक किया हुआ है। सो π/4 से 3π/4 के बीच में ये हमारे पास 3π/4 टेंजेंट है, ये हमारे पास π/4 टेंजेंट है, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास है जो हमें क्या करनी है, मतलब निकालनी। ऐसे ही इस वाले रीजन में आएंगे तो इस रीजन में भी वो इमेजिनरी शो करेगा। सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाय द जो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे हुए हैं उनको लेकर ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो हमने r² इज इक्वल टू a² cos 2θ को ट्रेस किया और हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो हमने ट्रेस किया और उसके बाद ग्राफ ये बन गया। सो होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको एक बार वापस रिपीट करके इसके प्रोसीजर को देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।